हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स बाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्त, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो हम लोग बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट जो है 6 है और प्रैक्टिस सेट 6 का जो है आज का ये वीडियो जो है मैथ का है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बिना टाइम लॉस किए हुए जो है चलिए वीडियो को शुरू करते, एकदम धुआंधार तरीके से गर्दा गर्दा मचा देना है ना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या बताना है, ठीक है ना। देखिए 715 इकाई अंक 5 है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो वो कभी भी जो है मतलब एक अंक से ज्यादा का हो तो कभी भी जो है अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो 5 से तो कट ही जाए। ये देखिए 323 है और 571 है, ठीक है ना। 3 2 5 5 3 8, 3 से तो नहीं कट रहा है। 7 से 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 4 बचा नहीं, 11 नहीं, 17 से कट जाएगा, ठीक है ना जी। 17 से कट जाएगा, 17 एक दफे है ना, 17 एक दफे, अब बचा 15 और 3 153, 17 9 153, 17 गुने 19 होता है 300, तो ये भी नहीं हुआ। 571, 571 जो है 571। एक और चीज़ है कि सर हम कहाँ तक इसको भाग लगाते चले, ये भी तो सवाल उठता है ना कि जब हम अगर अभाज्य संख्या चेक कर रहे हैं अभी भाग लगा के, तो कहाँ तक भाग लगाते चले। तो देखिए जैसे कि 571 है तो देखिए किस वर्ग के पास है ना, किस वर्ग के पास है। तो आप देखेंगे कि 25 का स्क्वायर होता है कितना, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, जो कि इससे ज़्यादा हो गया। 24 का स्क्वायर 576 होता है, यानी 24। तो जिस इसके नज़दीक का स्क्वायर देखिए, जैसे 24 का स्क्वायर मान लीजिए कि है, तो 24 तक में जितनी अभाज्य संख्या है 24 से पीछे, उस संख्या से अगर ये नहीं कटा तो वो अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। उस संख्या से नहीं कटा तो अभाज्य संख्या है। तो 7 1 8 5 13, 3 से तो नहीं कट रहा, 5 से कटेगा नहीं, 7 से 7 8 56, 1 बचेगा नहीं कट रहा है ना। 11 से 11 5 55 नहीं कट रहा है, 13 से 13 3 39, 13 6 52, 5 नहीं कट रहा है ना। 17 से भी जो है 17 3 51, 17 3 51, 6 नहीं कट रहा है। 19 से जो है 19 3 57 नहीं कट रहा है ना। और उसके बाद 23 से भी जो है नहीं कट रहा है। तो जब हम इतने से हम कर लिए तब आगे नहीं चेक करना है, ठीक है ना। नहीं तो ये नहीं कि भाग लगाते चले, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये जितना जो है आप जल्दी कर पाइएगा उतना जल्दी जो है कर लेंगे, मतलब कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कहाँ तक भाग लगाएंगे तो वो स्क्वायर देख लीजिए कि वो किस स्क्वायर के नजदीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये अपने मूल राशि का 27 गुनी हो जाएगी। देखिए कोई राशि है, मान लीजिए कि वो राशि x है, तो ये क्या हुआ कि 5 वर्ष में 3 गुना हो गया, यानी 3x हो गया, ठीक है। तो फिर अगला 5 वर्ष में फिर ये 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तो जानते हैं कि जब ये अगला मतलब 5 साल में 3 गुना हो रहा था, फिर 5 साल में 3 गुना होगा, यानी 3 तिहाई, ये 9 100 भी। फिर अगला 5 साल में फिर ये 3 गुना होगा, तो 9 के 9 तिया 27 x हो जाएगा। तो यही तो हमसे पूछा है कितने साल में जो है 27 गुना हो जाएगा। तो x राशि 27 x कब हो गया, देखिए क्या साल समय लगेगा, 5 10 साल, 5 10 साल, 5 15 साल। तो 15 साल इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो एक तो आप ऐसे समझ के बना सकते थे। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे कि अगर कोई राशि मान लेते हैं कि जैसे कि कोई राशि है x, वो जो है कै साल में हो रहा है, 5 साल में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो कै साल में 27 गुना होगा, यही ना पूछ रहा है। तो इस जितना गुना हो रहा है ना उसी को पावर के रूप में ही तोड़िए। 3 का कितना पावर 27 है, 3 का कितना पावर 27 है, तो 3 का क्यूब होता है 27। ये जितना पावर होगा ना उसको जो है समय में गुना कर दीजिए। जैसे 5 साल है तो ये 5 साल में इस समय पावर से गुना हो जाएगा, 5 में 3 से गुना होगा, 5 3 15। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये तरीका भी कोई बुरा नहीं है, इससे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि इसका मान क्या होगा। देखिए एक चीज बताइए, जैसे कि अगर 3 पूर्णांक 1/2 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3.5 है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3 + 1/2? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 पूर्ण संख्या हो गया 1/2। तो इसी प्रकार इसको हम 777 + 1/5, 777 / 2/5 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखिए 777 जो है कितना होगा, 1 2 3 4 गो है। तो 777 जो हम 4 बार जोड़ेंगे, इससे अच्छा है कि हम 4 गुना ही कर दिए, ठीक है ना। अब प्लस ये 1/5 + 2/5 + 3/5
अब प्लस ये 4/5। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया 7×28 हासिल 2, 7×28 2 30 हासिल 3, और 7×28 3 31। ठीक है, अब देखिए नीचे सबका 5 है तो ऊपर वाला खाली जुड़ जाएगा, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10/5, 5 दूना 10, तो ये 3108 और 2 तो कितना हो जाएगा 3110। तो 3110 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल था। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। देखिए मेरे दोस्त, चूंकि 4 कोई संख्या है तो आप घन करके भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो फार्मूला भी लगा सकते हैं। पहली 4 प्राकृतिक संख्या यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब, ये करना है। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 3 होते हैं 27, और 4 का क्यूब 4 4 16 4 64, 4 और 7 11 8 19 1 20 के 0 हासिल 2, 8 2 10 यानी कितना हो गया, सही जोड़े हैं ना जी, 7 4 11 11 8 19 1 20 के 0 हासिल 2 2 6 8 8 2 10, 100 कितना हो गया 100। तो 100 जो है ऑप्शन नंबर सी। नहीं, अगर 4 गो है, यहाँ ज़्यादा रहता तो आप फार्मूला लगाते। क्या फार्मूला लगाते, जैसे कि 4 गो था ना तो n बराबर 4 रखते, अगर 10 गो कहता तो n बराबर 10, तो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 है ना, इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। घन है, ये वर्ग का होता है, लगातार प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल होता है। हमसे घन का पूछा है तो क्या करेंगे घन वाला में कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, क्या कर देंगे होल स्क्वायर। जैसे कि अभी 4 को था ना तो इनका 4 रखिएगा तो 4 है ना, और 4 प्लस 1 तो 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 और बटा 2 इसका होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4 कटेगा तो 5 दूना 10, और 10 का स्क्वायर क्या होगा 10 दाँ के 100। तो फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी 100। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 5वां क्वेश्चन है कि यदि एक पाई आरेख में किसी वृत्तखंड का कोण 135 डिग्री है तो यह पाई आरेख डैश के बराबर है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर है। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि पाई आरेख जो खिंचाता है, ये सर्किल वाला ये पाई आरेख, ये पूरा 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री पे खिंचाता है। ठीक है ना, तो अगर वृत्तखंड का कोण 135 डिग्री है तो ये कितना के बराबर है ना, मतलब कितने हिस्से के बराबर है। तो ये हो जाएगा, आपको 135 दिया तो 135 लिख दीजिए ऊपर, और नीचे हो जाएगा 360। ठीक है, कितना से कटेगा ये 15 से, 15 नमा 135 और 15 दूना 30, 15 चौके 60, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 8 24, तो कितना आ गया 3/8 आ गया, 3/8 जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा 3/8। ये क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि APCD और DP रेखाखंडों की लंबाई क्रमशः 18, 3 और 9 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए जब इस प्रकार के फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इस प्रकार से जब फिगर है तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि फार्मूला होता है इस पर, इस प्रकार के जो है चित्र के लिए PC गुने PD बराबर होगा PA गुने PB। अब देखिए PC क्या मालूम है, PC नहीं मालूम है, PD मालूम है, PC नहीं मालूम है। PC हमें मालूम नहीं है, क्या PD मालूम है, PD मालूम है, DP चाहे PD कितना है 9 है, 9। ठीक है, बराबर PA चाहे AP मालूम है कितना है 18, अगुने PB कितना है, PB कितना है मेरे दोस्त, PB दिया है क्या, P के साथ CD दिया हुआ है CD। तो एक चीज़ देखिए, जैसे यहाँ से यहाँ हमको मालूम है कि ये कितना है CD दिया हुआ है बीच वाला कि 3 है, ये कितना है 3 है, और हमको ये भी मालूम है कि और हमको PD भी मालूम है, ये मालूम है कि कितना है 9 है। तो अगर हमको PC अब कोई कहेगा तो नहीं, 9 3 12 कर लेंगे, तो PC हमारा कितना हो जाएगा 12। अब ये देखिए PA तो 18 हो गया, PB हमको निकालना है, PB तो ये हमको मालूम है कि PA पूरा 18 है, तो 18 में से अगर ये लंबाई अगर हम घटा दें जो कि 2R के बराबर है तो हमारा काम हो जाएगा। तो 18 माइनस 2R जो है हमारा क्या हो गया PB हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब समझे होंगे। चलिए अब देखिए 9 दूना 18 कट गया, 2 से 2 6 12 कट गया। ठीक है, तो क्या आया आप देखोगे, इधर मैं लिख देता हूँ, इधर बचा हुआ है आपको 18 माइनस 2R हम बराबर क्या 6, ये 6 को इधर ले आइए, 2R उधर जाएगा,
तो 6 आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस 6 बराबर 2r, ठीक है। तो 18 में से 6 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12, हम यहाँ पे लिख देते हैं 12। अब 2 छके 12, तो r का मान कितना आ गया 6, r का मान कितना आ गया 6, यानी त्रिज्या का मान कितना आ गया जी 6। तो ऑप्शन यहाँ है 12 है, 8 है, 9 है, 6 नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 7वां क्वेश्चन है, कहता है दो संख्याओं का अनुपात जो है 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसको दो तरीका से बता देता हूँ। जैसे अनुपात पहले कितना था, पहले था 9:11, ठीक है। इसमें से 4 माइनस हुआ, ये 4 जो है संख्या 4 माइनस हुआ, तो अब जो है अब अनुपात कितना हो गया 7:9 हो गया। देखिए पहले 9:11 था, 4 घटाने पर 7:9 हो गया, यानी देखिए यहाँ अंतर कितना हो गया अनुपात में, तो अनुपात में अंतर 2 का है, यहाँ भी 2 का है। तो जब सेम संख्या घटाया गया अंतर सेम है, यानी सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसका मतलब है कि 2 अनुपात घटा, तो 2 अनुपात किसके कारण से घटा, तो इस 4 की कमी के कारण घटा, यानी 2 अनुपात का मान 4 है, तो 1 अनुपात का मान 2 दूना 4, 1 अनुपात का मान कितना आ गया 2, 1 अनुपात का मान कितना आ गया 2। तो हमसे क्या पूछा है, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या है। देखिए योग 11:9 होगा कितना 20, 11:9 होगा 20, तो 20 अनुपात का मान कितना होगा, तो 20 अनुपात का मान हो जाएगा। ये जब 1 अनुपात 2 है तो 20 अनुपात 20 दूना 40 है ना, 20 दूना 40, तो 40 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका एकदम बेसिक मेथड, देखो अगर आप पहला संख्या को आप 9x मानते हो और दूसरे संख्या के 11x मानते हो, और दोनों में से 4 माइनस किया गया, तो अनुपात जो है कितना हो गया 7:9 हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 9×9 81 माइनस 9×4 36, अब बराबर ये 11×7 77x, ये 7×4 28। ये जब इधर घटेगा तो 77x जब इधर माइनस होगा तो 81 में से 77 जाएगा तो 4x हो जाएगा, है ना। अब बराबर 36 उधर जाएगा तो प्लस में, तो 36 में से 28 घटेगा तो 8, यहाँ 4 से 4 गुना 8 कट गया, यानी x का मान कितना आ गया 2। तो हमसे योगफल पूछा है, तो 11x 9x 20x 20x यानी 20 दूना 40, इससे भी जवाब आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये देखिए टाइम एंड वर्क का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन कि एक पिता जो है एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र जो है उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक एक दिन जो है छोड़कर कार्य करते हैं, मतलब एक दिन पिता गए तो एक दिन पुत्र गए, या फिर हो सकता है कि दोनों एक दिन गए एक दिन नहीं गए, मतलब एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं, और पिता कार्य शुरू कर रहे हैं, हाँ तो दोनों एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं, ठीक है ना। और काम शुरू कौन किया, पिता, आज पिता किया था कल पुत्र, फिर पिता पुत्र, इस प्रकार से। तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, देखिए समझिएगा, ये फादर है और ये सन है। फादर कितने दिन में कर लेते हैं 8 दिन में, और सन पुत्र कितने दिन में करते हैं 7। ये एलसीएम लेंगे इसका, 8 7 56, 56 क्या आया 56 टोटल वर्क आया। इससे जब भाग देंगे तो 8 7 56, यानी इसकी क्षमता 7 है। इससे जब भाग देंगे तो 7 8 56, यानी इसकी क्षमता 8 है। लेकिन ध्यान रखिए कि दोनों एक ही दिन नहीं जाते, एक दिन गैप करके जाते हैं। तो काम शुरू पिता करते हैं, तो यहाँ से देखिए 2 दिन में काम जो है, 2 दिन में काम जो है कितना हो गया, तो 8 7 15 यूनिट, 8 7 15 यूनिट। हमको इसके साथ पहुँचना है, तो 15 चौके 60 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 तिया 45, 3 से दोनों तरफ गुना करेंगे, तो ये हो गया 6 दिन, और इधर 45 यूनिट काम खत्म हो गया। अब कितना बचल है 56, ये पुत्र पर हो गया। अब 7वां दिन पिताजी जाएंगे, तो पिताजी क्या यूनिट काम करेंगे, एक दिन पिताजी गए तो पिताजी 7 यूनिट फिर काम करके चले आए, तो 45 या 7 बोलिए 52 यूनिट। अभी भी 4 यूनिट काम बचल है, तो वो काम करने जाएगा फिर पुत्र, तो 7 दिन तो लग चुका है, 7 दिन लग चुका है। अब जो 4 यूनिट काम बचा, तो 4 यूनिट करेगा कौन, पुत्र, और पुत्र एक दिन में 8 काम करता है, तो बटा 8 कीजिए, 4 दूना 8, यानी कि 7.1/2 जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7.1/2, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 9वां क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम हो जाता है। जैसे कोई संख्या है मान लीजिए x, इसमें से जब 1/7 घटाया जाता है ना, यदि किसी संख्या का 1/7 यानी कि x/7 अगर घटाया जाता है तो परिणाम जो है ना संख्या से 30 कम हो जाता है, ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि बात समझ गए होंगे। अब देखिए इसका जब आप एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स अब बराबर x माइनस 30, है ना। ये इधर होगा क्रॉस गुना, तो यहाँ से देखिए 7x में से x जाएगा तो 6x अब बराबर क्रॉस गुना होगा तो 7x अब माइनस कितना 7 में 30 से गुना होगा 3 सते 21। अब ये इधर ये उधर होगा तो ये हो जाएगा 210 बराबर 7x माइनस 6x, यानी x बराबर कितना आ गया 7x में से 6x जाएगा तो x बराबर 210। तो 210 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 3 हो तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए जब x माइनस 1/x बराबर 3 हो तो x स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर जो है हो जाएगा क्या चीज 3 का स्क्वायर, है ना। जैसे कि अगर आप नहीं जानते तो इधर हम फार्मूला लिख देते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर अगर p हो तो x स्क्वायर प्लस 1 अगर x स्क्वायर पूछता है तो p स्क्वायर अब माइनस 2 होगा। ठीक है, दूसरा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर p हो और x स्क्वायर 1/x स्क्वायर तब जो है क्या हो जाएगा तो p स्क्वायर अब प्लस 2। तो अभी यही वाला है, देखिए x माइनस 1/x दिया हुआ है, p के जगह पर यहाँ 3 है, हम निकाल रहे हैं x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो x स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा p का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, और माइनस से जब प्लस में जाते हैं तो प्लस करेंगे बाई 2, 3 तिया 9 और 2 तो कितना हो गया 11। अब फिर मान लेते हैं इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको 4 निकालना है, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 करेंगे तो ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस से प्लस में ही जा रहे हैं तो इसमें माइनस 2 करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2, यानी क्या जवाब हो गया 119। तो 119 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 11वां क्वेश्चन है, कहता है एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है तो इस रेलगाड़ी को 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल, एक एक नियम से भी इसको बना सकते हैं। देखिए 35 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 60 मिनट। अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो आप क्या कहोगे कि 60/35 हो जाएगा, होगा कि नहीं, कितना मिनट लगेगा। तो इसी में हमको कितना का पूछा है 105 का, 105 किलोमीटर जो हो जाएगा 60/35 गुने 105, 35 यही होता है 105 छतरी 18, यानी 180 मिनट जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 मिनट, 35 दिया 105 तो 60 दिया 180, तो 180 मिनट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे दोस्त, अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2x + y बराबर 15, x + 2z बराबर 17 और x + 2y बराबर 9 तो 4x + 3y + z का मान क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन बताते हैं, तब तक जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है ना, और इसे प्लीज़ जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप देखेंगे कि इसको जो है अगर हम 2 से गुना कर दें इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को, इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर मानते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट को जो है अगर 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा, है ना, इक्वेशन फर्स्ट गुने 2, है ना, गुना करते हैं। चलिए आप समझ लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 से जब गुना करें तो 2 दूना 4x अब + 2y अब बराबर 15 दूना 30। इसमें से हम समीकरण 3 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा आपको x + 2y अब बराबर 9। ठीक है मेरे दोस्त, माइनस किए हैं तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 3x अब बराबर 30 में से 9 गया 21, ये 3 × 7 = 21। यहाँ से पता चल गया कि x का मान कितना आया है 7, x का मान आया 7। अब ये x का मान जब यहाँ रखोगे, है ना, तो ये 2x है तो 2 × 7 हो जाएगा अब प्लस y बराबर 15, तो 7 × 14 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से y बराबर आ गया 1। जब यहाँ y बराबर 1 रखोगे आप, है ना, तो यहाँ जब y बराबर 1 रखोगे तो 1 + 2z बराबर 17, तो 2z बराबर हो जाएगा आपको, ये एक जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा यानी 16, तो 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, यानी z का मान कितना आ गया 8। तो सब कुछ का मान पता चल गया है आपको, x का मान 7 है, y का मान 1 है और z का मान 8 है। तो आपसे क्या पूछा गया है
आपसे पूछा गया है 4x प्लस 3y प्लस z का मान बताइए। तो 4x का मान 7 आया है तो 7 से गुना करेंगे प्लस 3, और y का मान कितना आया है, y का मान कितना आया है 1, अब प्लस z का मान कितना है 8, सच के 28 प्लस 3 प्लस 8, 28 8 हो जाएगा आपको 36, 36 और 3 39, तो 39 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। 1/1 गुने 2, 1/2 गुने 3, 3 गुने 4, 4 गुने 5, 5 गुने 6, इस प्रकार से कहाँ तक है 9 गुने 10 तक है। तो क्या करना है कि जब भी आपको 1 से स्टार्ट रहे और 1 1 के अंतराल पे रहे, जैसे 1 के अंतराल पे है, 1 के अंतराल पे 1 गुने 2, 2 गुने 3, 3 गुने 4, इस प्रकार से रहे, तो इसका मान जो है हमेशा लास्ट, देखिए लास्ट कितना है 10 है, तो नीचे 10 लिख दीजिए और इससे एक कम ऊपर हो जाता है, ठीक है ना, इससे एक कम जो है ऊपर हो जाता है, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 9, तो 9/10 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए कि 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का नकदी का अंतर 3 रुपया है, तो दो बिक्री मूल्य के अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अब अनुपात ज्ञात करने में जो है इस रुपया का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। 4% और 6% के लाभ पे आप सामान बेच रहे हैं। अगर आप 100 रुपया में कोई चीज़ खरीदे हो तो अगर 4% का लाभ कमा रहे हैं, यानी कितना है बेच रहे हो 104 में, और अगर 6% का लाभ कमा रहे हैं तो कितना है बेच रहे हैं 106 में। अब जब इसको काटिएगा तो 52 दूना 104, 53 दूना 106, है ना, तो 52:53, 52:53 जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52:53। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले खोखले बेलन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का आयतन जो है 96 पाई है। इसकी आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या का योग क्या होगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये खोखला बेलन है, ठीक है ना, तो ये जो हुआ से ये आंतरिक त्रिज्या हुआ, और ये जो हुआ इधर से ये मान लीजिए पूरा बाहरी त्रिज्या हो गया। ये जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसका आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²। तो पाई अगर बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल आर मानते हैं तो πr² मतलब πr², और ऊंचाई तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो h πr² h माइनस पाई, अगर आंतरिक को स्मॉल आर करते हैं तो r² h। ठीक है, ये आपका जो है खोखले बेलन का जो है आयतन हो गया। इसमें से देखिए आप चाहो तो πh कॉमन ले सकते हो, तो πh कॉमन लोगे तो ये r² माइनस r² होगा। ठीक है, और ये आयतन दिया हुआ है किसके बराबर है 96 पाई के, 96 पाई के। इच्छा है तो पाई से पाई कैंसिल भी कर दीजिए। अब देखिए इस r² माइनस r² को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये h इंटू में है, ये r प्लस r, a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी, और ये r माइनस r, ठीक है, बराबर 96 है। अब देखिए ये जो r माइनस r है तो यही ना ये मोटाई होगा, मतलब पूरे बाहरी त्रिज्या में से ये अंदर की त्रिज्या घटा देंगे तो मोटाई आ जाएगा। तो ये तो हमको दिया हुआ है कि 1 है, तो यहाँ से अगर देखिए तो ऊंचाई भी हमको मालूम है h कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24 इंटू r प्लस r, आई अंतर जो है 1 दिया हुआ है बराबर 96, 24 × 96, यानी r प्लस r का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो कहने का अर्थ है कि दोनों के जो है दोनों त्रिज्याओं का जो है आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्याओं का योग कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 24 × 96 ठीक कटा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी 4 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये देखिए दो समान वस्तुओं को जो है 200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, जिनमें से एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। देखो मेरे दोस्त, जब भी कोई दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, फिर से सुनोगे अच्छे से सुनोगे, जब भी कोई दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और उसमें से एक पर r% का लाभ और दूसरा पर r% की हानि, यानी कहने का अर्थ है कि जितना प्रतिशत का लाभ हो उतना ही प्रतिशत के दूसरे पर हानि हो, तो उस केस में हमेशा हानि होता है। क्या होता है, हानि होता है, और हानि कितना होता है तो r²
100 का, आर स्क्वायर बाई 100 का, जहाँ आर आपका दर है तो यहाँ कितना है 10, तो 10 का जब स्क्वायर करेंगे अब बटा 100, इतना प्रतिशत का हानि होगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100/100 प्रतिशत, 100 से 100 कट गया 1, यानी क्या हो जाएगा 1% की हानि हो जाएगी, 1% की हानि, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 17वां क्वेश्चन है कि 420 का 4/7वां हिस्सा 200 के 3/5वें हिस्से से कितना अधिक है, मतलब ये अधिक है, तो 420 का मतलब गुना 4/7 कितना अधिक है, इसके लिए हम माइनस कर देते हैं, फिर 200 का मतलब ये गुना ये 3/5, बस हिसाब खत्म। ये 7 से 7 छक 42 और ये 5 से 5 चौके 20, 6 चौके 24, ये 240 हो गया, -4 3 12 ये 120 हो गया, 240 में से 120 गिर जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 120, ठीक है ना, 4 3 12 ठीक है सब कुछ, 4/7, 7 5 7 छक 42 ठीक है, 6 छक 24 12, तो 120 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए आगे देखिए, कहता है यदि 10.98 गुने 10.98 प्लस 10.98 के प्लस 0.02 गुने 0.02 एक पूर्ण वर्ग है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो मेरे दोस्त, अगर इसको एकदम सही नज़र से देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता नजर आएगा, और जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो उसका पूर्ण वर्ग निकालना संभव है। तो ये देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है a स्क्वायर, ये स्क्वायर है b स्क्वायर, बीच में होता क्या है 2ab, बीच में क्या होता है 2ab, तो 2 है ना, a के जगह पर जो है सो तो ये है 10.98 है, अब b नहीं है यानी कि 0.02 नहीं है, तो ये है, और इतना के जगह पर यानी 2 गुने 0.02 के जगह पर के लिख दिया है, तो के का जो मान हो गया यही दोनों हो जाएगा, यानी 2 गुने 0.02, और जब गुना कीजिए तो 2 दूना 4 यानी 0.04, तो यही हमारा के का जो है मान हो जाएगा 0.04, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो अगर के का मान इतना हो जाए तो ये एक होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 2x + y -3 = 0 हो तो 18xy + y³ + 8x³ + -27 का मान क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, यदि एक फार्मूला याद रखिएगा कि यदि a + b + c = 0 हो, यदि a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ -3abc, a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3abc, या इसी को अगर इधर ले आइएगा तो वो 0 के बराबर होता है, ठीक है ना, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a³ + b³ + c³ -3abc बराबर क्या होता है 0 होता है। यहाँ देखिएगा, ये मान लीजिए कि ये जो है आपका अगर इस हम x को आगे लिखते हैं तो ये 2x का क्यू है, 8x³ है तो 2x का क्यू लिख सकते हैं, प्लस y का क्यू है, अब माइनस जो है अगर ये प्लस कर देते हैं तो ये जो है -3 का क्यू हो गया 27, ठीक है ना, -3abc, 3 a के जगह पर 2x, b के जगह पर y, c के जगह पर -3, 3 दूना 6 6 3 18 xy, बिल्कुल ठीक है, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए यहाँ a + b + c के जगह पर -3 है, 0 दिया हुआ है, तो a³ + b³ + c³ -3abc का मान कितना होगा 0 होगा, इसका मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 0, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं। ये क्वेश्चन देखिए, कहता है एक ट्रक जो है 14 घंटे तक यात्रा करता है, ठीक है जी, पूरा समय दे दिया 14 घंटा, और इस दौरान जो है पहली आधी दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी शेष दूरी जो है मतलब आधी दूरी 48 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो ट्रक द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, अगर इसमें जो है ये आधा दूरी नहीं देता, कहता है कुछ दूरी जो है 36 के स्पीड से और कुछ दूरी जो 48 के स्पीड से चलता है, तब हम लोग फार्मूला लगा देते हैं कि चालों का गुणनफल बटा चालों का योगफल बटा में मतलब गुणे समय। लेकिन यहाँ दूरी फिक्स कर दिया है कि आधा दूरी इस चाल से आधा दूरी उस चाल से चला है, तो जब दूरी फिक्स हो तो एक औसत चाल निकालने का फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर 2xy बटा में x + y, यही होता है। यानी कि कहने का अर्थ है 2xy बटा में x + y का मतलब हुआ जहाँ xy आपका चाल है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब देखिएगा तो ये हो जाएगा 2x का मान लीजिए 36 है, तो 36 गुने उसका मान 48 है, और नीचे 36 + 48,
ये चाल हो गया। और समय मालूम है, समय 14 घंटा मालूम है, तब दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय, चाल गुने समय। ठीक है मेरे दोस्त, चाल कितना है? तो 2 गुने 36 गुने 48, अब 28 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 से 14 के 4 हासिल है, 4 3 7 8, और समय कितना दिया? 14। तो 14 छके 84 है ना, 6 1 36। तो अब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुने 48 में 6 से करते हैं, 8 छक 48 के 88 4, 6 छक 24, 24 से 4 28, नहीं फिर ये 8 गुना 16 के 6 हासिल 1, 28 गुना 56 1 57। तो 576 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपका जो है ये 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों के लिए जो है बहुत हेल्पफुल रहा होगा, एंजॉय किए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, इसे कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।